हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ दो दो जगहों पर प्लानिंग चल रही थी। एक जगह पे जहाँ पे महारानी जीनी यानी कि जैन यांगली को मारने की प्लानिंग चल रही थी, और दूसरी तरफ मेंग्याओ की सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेके आने की प्लानिंग चल रही थी। यहाँ पे जो कमरे में दो इंसान थे उसमें से पहला इंसान फिर से बोलता है कि अगर महारानी जी को मार दिया जाएगा तो उनकी बेटी का क्या होगा, क्या हम उसे भी मारेंगे। तो यहाँ पे सामने वाला इंसान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आज बोल दिया, आगे मत बोलना। भले ही वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसे मैं खुद के बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उस पर एक ख्रॉच भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसको वार्न करता है कि कुछ भी हो जाए, हाँ तुम उसे डरा सकते हो, धमका सकते हो, मैं उसको अपने कंट्रोल में ज़रूर करूँगा, लेकिन उसको कभी भी हार्म करने के बारे में मत सोचना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुद की लाइफ मेरे हाथों पे मतलब एक कठपुतली बन के रह जाओ। ये सारे वार्निंग्स उस इंसान ने सेकंड इंसान को दिए थे। दूसरी तरफ फिर से जैन यांगली, विंग और वेसांग, लेनवांगजी और वैनकिंग, ये तीनों एक साथ ये सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे जैन यांगली, विंग और लेनवांगजी से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ वापस से राजमहल में चलना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे ही वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें वहाँ पे छुप छुपा के आना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो हाफ मतलब जो सर बचा है नेमिंग का, वो शायद उसी जगह पे है, इसलिए तुम्हें वो ढूंढना होगा। अब हम सभी ये तैयारी कर ही रहे हैं कि उसको सबके सामने एक्सपोज करेंगे, तो हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए जिसके चलते वो अपने मुंह से ही कुछ ना कुछ उगल दे। ऐसा कहते हुए फिंग और लैन वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद हाँ में अपने सर को हिलाते हैं, लेकिन वैन किंग तभी महारानी जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब और भी ज़्यादा आपकी डोज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने डोज बढ़ाई और आपको कुछ फील हुआ जैसे सफोकेशन सा या फिर हार्ट बीट का तेज होना, तो आप ये दवाई ले लीजिएगा। ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपनी स्लिप से एक छोटी सी बॉटल निकाली, वो जैन यांगली को दे दी। जैन यांगली ने उसका शुक्रिया अदा किया और यहाँ से अब इन लोगों की जो थी ना प्लानिंग, ये ऑलरेडी कर चुके थे और अब इन लोगों के घर जाने का टाइम हो चुका था। विंग और लैनवांग जी को जैसे कि जैन यांगली ने बोला था कि उस उन्हें भी राजमहल में आना होगा, वो वहाँ पे उनके रहने का इंतज़ाम कर देगी, लेकिन उन्हें जब तक उनका फाइनल जो प्लान का एग्जीक्यूट होना है ना, तब तक वो किसी के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद वो इंसान चौकन्ना रह सकता है। हालांकि वो ऑलरेडी हो चुका है, ये बात की भी उनको श्योरिटी ज़रूर थी। यहाँ पे विंग और लैन वांगजी फिलहाल के लिए इसी जगह पे रुकने की कोई सोच रहे थे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था और मतलब महल में जाके छानबीन करने का कोई मतलब भी नहीं था। जैसे कि जैन यांगली को शक था कि वो सर मतलब नियमिंग जी का जो सर है वो उसी महल में होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे मेंग्याओ रहता है, यानी कि मेंग्याओ के ही कमरे के आसपास होगा। तो इसलिए उसके कमरे को अकेला तभी पाया जा सकता है जब मेंग्याओ वहाँ पे नहीं है, और मेंग्याओ वहाँ पे अभी ज़रूर होगा, इसलिए वहाँ पे जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने आज की रात तो यहीं पे ठहरने का सोचा था। सभी लोग जा चुके थे, ये दिन ढल चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन यांगली लैन वांगजी और विंग को बताती है, मतलब उन्हें संदेश भेजती है कि वो मेंग्याओ को ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे तक इंगेज रखने की कोशिश कर रही है, तो तब तक तुम लोग अपना काम कर सकते हो। वो लोग आ चुके थे जिन सेक्ट में, इस राजमहल में, और पूरी तरीके से अपने आप को हाइड करके आए थे, मतलब अपना फेस बदल के आए थे। विंग ने तो अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, जिसकी वजह से सारे के सारे जितने सर्वेंट्स थे, सैनिक थे, सभी उसे मुशियान्यू समझ रहे थे। और लैन वांगजी जो कि इस वक्त मतलब सामने नहीं आया था, वो किसी रूप में नहीं आया था, वहाँ पे अपना फेस बदल के नहीं आया था, वो बस किसी के सामने नहीं आ रहा था, छिप छिपा के इधर उधर जा रहा था। यहाँ पे मेंग्याओ को महारानी जिन ने अपने पास बुलाया था राज दरबार में, और राज दरबार में बाकी सारे अधिकारी भी थे, जो कि जिन सेक्ट के जो एल्डर्स थे ना, वो सभी लोग वहाँ पे
इस वक्त प्रेजेंट थे। मेंग्याओ यानली से पूछता है कि उसने ये अचानक जो मीटिंग आज बैठाई है वो क्यों बैठाई है। तो यहाँ पे यानली उसको बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी ही सारे सेक्ट लीडर्स की मीटिंग करवानी है, तो जितना जल्दी हो सके उन सभी को संदेश भेज दो कि महारानी का आदेश है, बहुत जल्दी वो यहाँ पे पहुँच जाए। ये सुन के मेंग्याओ को थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि आज पहली बार महारानी ने कोई फैसला लिया था। मतलब इतने सालों में, इतने 16 सालों में कभी उसने हस्तक्षेप नहीं किया, कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया था, कभी भी नहीं। आज पहली बार वो गद्दी में भी बैठी थी और वहाँ से वो आदेश भी दे रही थी। ये सारी चीज़ें मेंग्याओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि उसने इस बात को जताया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने महारानी की तरफ देखते हुए बोला कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होने लगी। मतलब अभी तक उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, कभी भी उन्होंने सेक्ट की मतलब सेक्ट के जितने काम काज होते हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। राज्य में क्या चल रहा है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो सिर्फ एक नाम की महारानी थी। तो आज वो अचानक से किस तरीके की मीटिंग बैठाना चाहती हैं। जैन यांगली अच्छे से समझ रही थी कि मेंग्याओ को ना इस चीज़ से बहुत अजीब फील हुआ है कि कहीं ना कहीं जैन यांगली ना अपने अधिकारों को अब वापस ले रही है। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो, अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देना तो आज नहीं तो कल जैन यांगली सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई लड़की सेक्ट लीडर बनेगी। ऑफ कोर्स ऐसा पहले भी हो चुका है, लैंड सेक्ट में हो चुका है, और शू शू सेक्ट में भी हो चुका है। यानी कि शुयंग जिस सेक्ट का था उस सेक्ट में भी हो चुका है, लेकिन अदर सेक्ट में अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस सारी बागडोर को अपने हाथ में लेने की सोचे। इसलिए मेंग्याओ अपने मन में ही सोचने लगता है कि उसे अपना काम जल्दी से जल्दी करना होगा। यहाँ पे जैन यांगली उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या क्लैन लीडर जिनको कोई प्रॉब्लम है अगर मैं सारे सेक्ट लीडर्स को यहाँ पर बुलाना चाहूँ तो? मेंग्याओ हंसते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आज तक आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो आप सभी सेक्ट लीडर्स को यहाँ पे चाहती हैं, क्योंकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे यकीन है कि आपने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया होगा। मेंग्याओ मतलब ये सब बोल रहा था ताकि वो जान सके कि एक्चुअल में जिन यांगली क्या चाह रही है। मेंग्याओ की तरफ देखते हुए यांगली एक स्वीट से स्माइल में बोलती है, मैं मानती हूँ मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे मतलब नहीं बुलाया है, कभी भी अपने हाथ से कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन क्या एक महारानी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती? अगर मैं चाहती हूँ कि सारे सेक्ट लीडर्स यहाँ पे आए, तो मैं ये चाहती हूँ, चाहे बात छोटी हो या बड़ी, कल्टीवेशन वर्ड की महारानी जो चाहेगी एक्चुअल में होगा वही। जब तक इस कल्टीवेशन वर्ड में कोई महाराज नहीं आ जाते, तब तक पूरा का पूरा राइट मेरा है कि मैं क्या करना चाहूँ, ये कल्टीवेशन वर्ड में कैसे चलाना चाहूँ। आप लोगों को सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करना है। मुझे नहीं लगता मैंने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है। मुझे लगता है कि आपके लिए ये नॉर्मल सी बात होगी। सभी लोगों को संदेश भिजवाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर आपको ये जानना है कि बात क्या है तो माफ़ कीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं खुद तक ही रखना पसंद करती हूँ, और तभी उन लोग सबके सामने लाना पसंद करती हूँ जब सभी लोग सामने हों। मैं जानती हूँ आपने आज तक बहुत अच्छे तरीके से सेक्ट की जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आपको भी थोड़ा रिलीफ फील हो। मैंने पूरा बर्डन आपके ऊपर डाल दिया था, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही हूँ। मैं धीरे धीरे आपका बर्डन कम करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी तक मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज से आप भी अपनी लाइफ को एक इंसान की तरह जिएंगी। इतने सालों में शायद आप एक मशीन बन चुके हैं, बस काम काम, लोग, सत्ता, इसी के बारे में सोचते रह चुके हैं। चिंता मत कीजिए, अब मैं आपका बर्डन कम करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसा कहते हुए उसने एक प्यारी सी स्माइल यहाँ पे मेंग्याओ की तरफ पास की। सभी लोग यहाँ पे देख के बहुत हैरान थे और काफ़ी हद तक खुश भी थे, क्योंकि जैन यांगली एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं करती थी। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था, और आज जैन यांगली ने अपनी
ज़िम्मेदारी समझी है, अपने ज़िम्मेदारियों को अपने हाथों में लेने की सोची है, तो ये चीज़ देख के सभी जिन सेक्ट के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये भी सोच रहे थे कि हाँ, एक्चुअल में होना तो यही चाहिए था कि महारानी को ही सबसे बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था, लेकिन जिन यांगली ने अभी तक ये सारी ज़िम्मेदारी लैंस एक्ट को दी थी और लैंस एक्ट में अब कोई क्लैन लीडर नहीं था, तो ऑफ कोर्स सी बात है, मतलब उन लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि शायद इस वजह से जैन यांगली अब अपने हाथों पे सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है ना, उसको ले रही है। यहाँ पे सभी लोग जैन यांगली को अप्रिशिएट करने लगे थे कि अब वो अपने मतलब ज़िम्मेदारियों को समझने लगी है। अभी तक उसने जो मुँह मोड़ रखा था, अब वो धीरे-धीरे अपने मतलब जो उसको एक्चुअल में करना चाहिए था, वो करने लगी है। ये सारी बातें सुन के ना मेंग्याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके फेस भी अभी भी ना एक प्यारी सी स्माइल थी, जो कि सिर्फ जहन यांगली जानते थे कि ये एक छोटी स्माइल है। मेंग्याओ यहाँ से अब जा चुका था, दरबार ख़त्म हो चुका था, मीटिंग ओवर हो चुकी थी। मेंग्याओ सीधे अपने पास से उस इंसान के पास जाता है जिसने उसे जैन यांगली को ना जहर देने के लिए बोला था। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि आखिरकार इतने दिनों से जब हम उससे जहर दे रहे हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। वो आज दरबार में आई थी, कल वो अपना अधिकार ले लेगी और कल ऐसा ना हो कि वो मेरे सर पे महारानी बन के सच में नाच करने लगे। इससे अच्छा होगा कि पहले ही उसे ख़त्म कर दो। तुम्हारा जहर कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? तुमने तो कहा था धीरे धीरे सिम्टम्स नजर आने लगे हैं, लेकिन आज तो वो बिल्कुल एकदम सही वहां पे बैठी थी। क्या हो रहा है ये? जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बस यहाँ पे प्लानिंग करते रहे और वो सच में सब कुछ छीन के ले जाए। ऐसा कहते हुए वो उसको मतलब बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बहुत जल्दी ही करो। लेकिन अब महारानी ने आदेश दिया है तो ऑफकोर्स सी बात है, मानना तो ज़रूरी है। उसने एक एक करके सारे सेक्ट से यहाँ पे संदेश भेजना स्टार्ट किया कि उन्हें 2 दिनों में सारे सेक्ट लीडर्स के साथ साथ उनके राजकुमारों के साथ हमारे वहाँ पे आना होगा। आई मीन जिन सेक्ट आना होगा। सभी लोगों को ये संदेश मिल चुका था और एज वेल एज लैन सेक्ट में भी ये संदेश मिल चुका था। लैन सेक्ट जैसे कि लैन वांग जी यहाँ पे नहीं था और लैन जिंगे को अभी तक सेक्ट लीडर बनाया नहीं गया था, तो अंत में एक ही ऑप्शन था कि यहाँ पे लैन सिचेन को एज ए क्लैन लीडर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। सभी लोग ये सोच के बहुत हैरान थे कि महारानी का आज अचानक से ऐसा कैसा संदेश आ गया। यहाँ पे जैन चेंग को पता नहीं क्यों एक अजीब सी मतलब ऐसे ऐसी चीज़ फील हो रही थी ना, जैसे कि उसकी बहन से कुछ छुपा रही है, कुछ है जो उसको एक्चुअल में जानना चाहिए लेकिन वो उससे बता नहीं रही है। लेकिन अपने यंग सेक्ट का वो क्लैन लीडर है तो उसने वहाँ पे जाना सही समझा था। उनके पास कोई राजकुमार नहीं था तो ऑफकोर्स सी बात है कोई राजकुमार जाएगा भी नहीं। यहाँ पे लैन चिरेन लैन सिचेन को संदेश भेजता है कि उसको जल्दी से जल्दी लैन सेक्ट आना होगा और एज ए क्लैन लीडर उसको जिन सेक्ट में हमारे लैन सेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लैन युआन और लैन जिंगे दोनों ही जिन सेक्ट में भी जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी और सभी को संदेश मिला था कि लगभग मतलब अगले 2 दिनों में उन्हें जिन सेक्ट पहुँचना होगा। 2 दिन इसी तरीके से निकल चुके थे संदेश भेजने में और संदेश के मतलब आंसर आने में, सभी लोगों की तैयारियों में, और फाइनली आज 2 दिनों के बाद एट द इवनिंग टाइम पे सभी लोग वहाँ पे प्रस्तुत थे। सभी लोग मीटिंग हॉल में थे। महारानी जिन अपनी राजगद्दी पे बैठी हुई थी और यहाँ पे बैठ के सभी की निगाहें उन्हीं के ऊपर थी। सभी लोग ये सोच रहे थे कि आज ये क्या बताने वाली है, ऐसी कौन सी बात है जो हम लोगों को इतनी अचानक इतनी सडनली यहाँ पे बुलाया गया है। सभी लोग थे, क्लैन लीडर्स के साथ साथ उनके राजकुमार भी थे, लेकिन सभी लोग एक नए चेहरे को देख के ना बहुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड सरप्राइज थे कि आखिरकार लैन सेक्ट से चलो लैन जिंगे आया, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे कल्टिवेशन वर्ड में अनाउंस हो चुका है कि लैन जिंगे आने वाले टाइम पे लैन सेक्ट को संभालेगा। लेकिन ये दूसरा इंसान कौन है? सभी लोगों का ध्यान एक पल के लिए कहीं ना कहीं लैन युआन पे ज़रूर गया था। हालांकि अभी तक लैन युआन का इंट्रोडक्शन किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी लैन युआन को देख के ना सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लैन सेक्ट का। साथ ही साथ मेंग्याओ की नज़र भी उसके ऊपर गई थी। मेंग्याओ ने जैसे ही उस इंसान को यानी कि
लैन चिवान को वहाँ पे देखा ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो चुका था। सभी लोगों की नज़रें अब जेन यांगली की तरफ थी और वो मीटिंग स्टार्ट होने की यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे। सभी लोग पहुंच चुके थे तो अब जेन यांगली ने भी यहाँ पे अपना जो कार्यक्रम था ना वो स्टार्ट कर दिया था। जेन यांगली अपने गद्दे से उठती हैं, अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाती हैं और फाइनली सभी के बीच आके वो खड़ी हो चुकी थी। यहाँ पे आके उन सभी को बोलती है कि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मेरे पहले आदेश पे आप लोग आए हैं। मैंने आज तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में या इस सेक्ट के किसी भी कार्य पे कोई इंटरफेयर नहीं किया है, लेकिन शायद आज से मेरा इंटरफेरेंस ज़रूर रहेगा। कुछ पुराने मुद्दे हैं जिनमें मुझे बात करनी है, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, इनकी मौत। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। इन तीनों की मौत के पीछे के कारण के बारे में मुझे बात करनी है। लेकिन आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। बहुत लंबी जर्नी आप लोगों को यहाँ पे तय करनी पड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि आज रात के लिए आप लोग रेस्ट करें और कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग यहाँ पे फिर से उपस्थित हों और मैं तब जाके इस चीज़ के बारे में आगे बात करना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से इन तीनों की मौत हुई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ एक और रात कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, महारानी का आदेश समझ के ही सही आप लोगों को ये मानना होगा। आज के लिए मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। महारानी ने इसके बाद एक नज़र एक साइड की तरफ घुमाई जहाँ पे लैन वांगजी और विंग ये दोनों भी बैठे हुए थे, लेकिन छुप के बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सर हिलाया और जेन यांगली ने उन सभी को बो डाउन किया, शुक्रिया किया और एक और बार महंग्याओ की तरफ देखा। लेकिन वो एक नॉर्मल आइज़ के साथ नहीं देखा था, मुस्कुराहट के साथ नहीं देखा था, एक शार्प आइज़ के साथ देखा था, जैसे कि वो अपनी निगाहों से ही ना उसका मर्डर करना चाहती हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।